केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के ऊपर इस बंदे ने काम किया, केपलर्स लॉ। तो इसका पहला लॉ ये कहता है, जो इसने निकाला, कि जो सन है वो सर्कल में नहीं है, वो एलिप्स में है। ये फर्स्ट लॉ है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो कहां पे है? ये एलिप्स है, एलिप्स का सेंटर है, सेंटर में नहीं है, सेंटर और कॉर्नर, सेंटर और कॉर्नर का मिड पॉइंट यहां पे है। सेंटर और कॉर्नर के मिड पॉइंट पे सन है, चाहे यहां मान लो या सेंटर और कॉर्नर का मिड पॉइंट यहां मान लो, जहां इच्छा है वहां मान लो। इसको एलिप्स में इस पोजीशन को फोकस बोलते हैं। ये एलिप्स का फोकस है। दो फोकस होते हैं, सेंटर एक होता है एलिप्स का, फोकस दो होते हैं, पहला फोकस और दूसरा फोकस, और फोकस के प्लूरल को फोकाई बोलते हैं। तो सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ दी फोकाई, कहीं पर भी मान लो। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ कहता है कि मान लो अर्थ घूम रही है सन के आसपास। सोचो अर्थ कभी इस पोजीशन पे, या एस बना लेना, सन रह गया यहां पे, सन, दिस इज सन बना लो, एस लिख लो, सन। तो इमेजिन करो कि अर्थ किसी इंस्टेंट पर यहां पर घूम रही थी, किसी ने टाइम नोट किया, 15 दिन के बाद अर्थ उसको यहां पर दिखी ट्रैक में, ठीक है। तो अर्थ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चली गई टी टाइम में, जैसे ये अर्थ है इस लोकेशन से इस लोकेशन में चली गई। ध्यान से देखना, ये सन है, सन और अर्थ के बीच में ये मेरे हाथ इधर चल रहा है, एरिया स्वेप्ट, ये एरिया स्वेप्ट है। तो अर्थ ने एरिया स्वीप कर दिया। कितना एरिया स्वीप किया? ये शेडेड एरिया स्वीप कर दिया। तो जितना भी एरिया है, मान लो ये डेल्टा एरिया, डीए एरिया, कुछ भी एरिया से स्वीप कर दिया, ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद ये अर्थ घूमते 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 यहां पे आई होगी कभी किसी इंस्टेंट पे, फिर उसने फिर घड़ी चालू की और फिर 15 दिन के बाद देखा अर्थ उसको यहां मिले, फिर सन के साथ एरिया स्वीप हो गया। और जब उसने कैलकुलेट किया ये एरिया स्वेप्ट और ये एरिया स्वेप्ट जो सेम टाइम में हुआ, वो एग्जैक्टली सेम था। आप वो ये कैसे सेम हो सकता है? क्योंकि ये तो एलिप्स में है, ये एरिया बड़ा होएगा, ये एरिया छोटा होगा, ऐसा नहीं है, ये बराबर एरिया है। तो अगर टाइम टेकन सेम रखते हैं तो टी टाइम में अर्थ यहां से यहां आ गई, टी टाइम में अर्थ यहां से यहां आ गई, तो टी टाइम में ये एरिया, टी टाइम में ये एरिया, तो ये एरिया की वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना। होता क्या है, अर्थ दूर जाती है तो वेलोसिटी स्लो हो जाती है, यहां पे अर्थ की स्पीड तेज हो जाती है, स्लो और तेज ऐसे चलती है, जिस वजह से यहां स्पीड तेज होने की वजह से एरिया स्वेप्ट दोनों में सेम हो जाता है। तो इसलिए मान लो ये डीए एरिया कैलकुलेट हुए, डीए एरिया दोनों केस में, और कितने टाइम में कैलकुलेट हुआ, डीटी में कवर हुआ, तो डीए बाई डीटी का नाम दिया उसने एरियल वेलोसिटी। नॉर्मली वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, एरियल वेलोसिटी होती है एरिया स्वेप्ट बाय टाइम टेकन। तो डीए बाय डीटी इज कांस्टेंट। तो उसने हमें बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अर्थ के लिए हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये केपलर का कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। केपलर के सेकेंड लॉ में बहुत चांस है इसके प्रूफ आने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बताना पड़ेगा। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्लीज। यस, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी में ये सुन लो, आपको ये एरिया वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन क्या है? एरिया की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस के 90 डिग्री पे होता है एरिया वेक्टर। प्लस 2 में बहुत काम आता है ये। कोई कहता है एरिया वेक्टर कैसे हो गया? कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जब हम स्टडी करते हैं जिसमें एरिया को वेक्टर लेना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिया आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। आज प्रूव भी करके दिखाऊंगा इस बात को मैं। तो आपको एरिया को वेक्टर लेना पड़ेगा फिजिक्स में। तो एरिया इज अ वेक्टर और डायरेक्शन क्या होती है इसकी? परपेंडिकुलर। तो किसी ने पूछा परपेंडिकुलर तो दो टाइप के हैं, इधर भी और इधर भी, मैं कौन सा लूं? मैं ये लूं कि मैं ये लूं? अब एक चीज बताओ, तो डायरेक्ट क्या करूं, क्या करूं, कैसे फैसला करूं? ये शाइनी सरफेस के साथ नहीं, ऐसे नहीं है, ये नहीं, क्या करूं? अपना राइट हैंड ले। अर्थ अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रही है, 4 फिंगर को ऐसे घुमाओ, थंब कहां रहा है? ऊपर, तो एरिया वेक्टर ऊपर है। अगर अर्थ ऐसे घूम रही होती तो एरिया वेक्टर नीचे। अर्थ की रोटेशन डिसाइड करती है एरिया वेक्टर क्या होगा। पॉइंट क्लियर है? एरिया वेक्टर कैसे निकलता है? रोटेशन पे डिपेंड करता है। मैं एक चीज और बता दूं तुम्हें, एल वेक्टर की स्टोरी सुन लो, साथ में ये भी बता देता हूं, और बात हुई है तो काम भी आएगी इस रिजल्ट में। एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर देखा आपने? एल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हो? ये लो, मैं मान लो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है इसका एल वेक्टर बोलो कहां मिलेगा? इसका एल वेक्टर कहां है? ये तो नहीं सिखाया मैंने।
मैंने फॉर्मूला करवाया आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी लगा के देखें। ये देखो, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर आपका पी वेक्टर ये रहा, ये पेन आपका पी वेक्टर है। पी वेक्टर का मतलब लीनियर मोमेंट एम इंटू वी। तो मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ टेंजेंट है, तो पी वेक्टर ऐसे है। आर वेक्टर का है, ये आर वेक्टर है, सेंटर से ये आर वेक्टर है, ये रहा। मुझे क्या करना है, आर क्रॉस पी, ध्यान से देख लो इधर, बहुत पी वाई क्यों फंस जाओगे नहीं तो। आर क्रॉस पी, सेंटर से आर वेक्टर, अपना राइट हैंड आर वेक्टर, क्रॉस पी याद है वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकलती है, राइट हैंड आर क्रॉस पी। थंब कहां पर आ गया, ऊपर, तो एल वेक्टर ऊपर आएगा। कोई कहता है यहां लगा के दिखाओ, ये लो यहां लगा लो। पी वेक्टर कैसे है, ये आपका पी वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, तो आर क्रॉस पी, थंब कहां पर है, ऊपर। जैसे जहां मर्जी ले लो, आपका थंब हमेशा ऊपर ही आएगा। तो एल वेक्टर कहां है, ऊपर। तो आप जब आर क्रॉस पी यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं या यहां लगाएं, एल वेक्टर चेंज नहीं होगा। एल वेक्टर की डायरेक्शन कहां रहेगी, ऊपर। और किसके अलोंग है, अलोंग एक्सिस। तो एल वेक्टर कहां है, अलोंग एक्सिस। इसलिए एल वेक्टर का दूसरा नाम है एक्सियल वेक्टर। अब समझ में आया, वेक्टर का चैप्टर याद करो। जब आपने पूछा सर एक बार फिर से समझाना, टाइप ऑफ वेक्टर्स चल रहे थे, फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स, मैंने कहा था व्हाट इज एक्सियल वेक्टर, मैंने समझाया था जिसकी डायरेक्शन एक्सिस की तरफ होती है। तो आपको उस दिन समझ में नहीं आया था क्या था, वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि आपको ये आर क्रॉस पी नहीं आता था। तो आर क्रॉस पी देखो, ये थंब हमेशा कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो ऊपर आ रहा है तो एक्सिस के साथ है, एक्सियल वेक्टर है, राइट। और टॉर्क की तो डायरेक्शन ऐसे निकलती है, जैसे मान लो ये एफ वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, सेम रूल आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क वेक्टर भी एक्सिस के अलोंग है। आप अपनी कॉपी चेक कर लेना, एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल्स हैं एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क और एक्सियल वेक्टर्स, क्योंकि जब ये मोशन ऐसे होती है तो ये जो डायरेक्शन है कैसे आती है, एक्सिस के अलोंग आती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, आर क्रॉस पी, आर सोचो, पी सोचो, आर सोचो, पी सोचो, क्या यार ये तो इमेजिनरी, क्या हवा में आर लिए जा रहा है, हवा में पी लिए जा रहा है, हवा में हाथ घुमा घुमा के कह रहे हैं ऊपर हो गया, ये बड़ा टफ है। तो फिर शॉर्टकट सुनो, अगर कोई बॉडी ऐसे घूमती है तुम बस 4 फिंगर ही ले लेना, 4 फिंगर घुमाओ वही एल वेक्टर है, 4 फिंगर घुमाओ वही टॉर्क वेक्टर है, 4 फिंगर घुमाओ वही एरिया वेक्टर है, बात ही खत्म। ये लो, बस ये सबसे बेस्ट है। तुम 4 फिंगर घुमा लेना, जहां जहां अर्थ की रोटेशन होगी वही एल वेक्टर है, वही टॉर्क वेक्टर है और वही एरिया वेक्टर है, बात ही खत्म करो। ऐसे आसान हो गया काम। समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट है, क्लियर है। चलो बात हुई तो मैंने समझा दिया कि ऐसे इजी तरीके से निकल सकता है, पर एक्चुअल तरीका आर क्रॉस पी ही है, वेक्टर है जी, वेक्टर है ये। हम छोटे थे, हमने कोई क्वांटिटी ऐसी पढ़ी नहीं जिसमें एरिया को वेक्टर लेना पड़ा, हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते आए। आज हमने फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखा है। हमने तो मैथ्स ही किया, एरिया निकाल दो ट्राइंगल का। हमने कब कहा कि कोई ऐसी क्वांटिटी करो जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट चलता है, नहीं चलता, नहीं, वो होता ही है ही वेक्टर, वो यूज ही नहीं हुआ ना आज तक। आज अब टाइम आया कि पहली बार यूज किया है वेक्टर, ठीक, यहां तक क्लियर है। तो केपलर का लॉ का प्रूफ आएगा, क्वेश्चन लिखा होगा पेपर में, प्रूफ केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, समझ में आ रही है बात। या फिर लिखा होगा प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट, डीए बाई डीटी कांस्टेंट, समझ में आ रही है बात। या सीधा लिखा होगा प्रूव दैट डीए बाई डीटी इज कांस्टेंट, समझ में आ रही है बात। लास्ट लिखा होगा, अगर ये नहीं आएगा तो ये लिखा होगा गिव ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें नहीं पता लग रहा कि न्यूटन, ये केपलर का सेकंड लॉ है, नाम भी यूज नहीं किया केपलर का, ऐसे लिख दिया ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। मतलब केपलर ने ज्योमेट्री की हेल्प से इस बात को प्रूव किया था कि एरियल वेलोसिटी अर्थ की कांस्टेंट है। देखा थोड़ा, सैटेलाइट थोड़ा थी उसके पास, ज्योमेट्री बना बना के लोगों को उसने दिखाया, तो तुम भी दिखाओ कि प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये केपलर का सेकंड लॉ है। इन चारों में से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपका आंसर एक ही होगा जो करने जा रहे हैं। सपोज एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट रोटेट कर रहा है, ऐसे प्लेन में रोटेट कर रहा है। मान लो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, और प्लैनेट थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डेल्टा आर वेक्टर है, डेल्टा आर वेक्टर है। तो मुझे ये बता, और इसके ऊपर किसी भी प्लैनेट या अर्थ के ऊपर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोई जाके अर्थ को घुमा नहीं रहा, तो नो एक्सटर्नल टॉर्क इज
अप्लाइड। हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते तो एल किसी भी प्लैनेट का क्या रहता है, कांस्टेंट। बताया था अर्थ का या किसी भी प्लैनेट का एल कांस्टेंट है, तभी तो लगा पा रहे थे I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। सही। तो इसमें अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं, या मैं बोलूं इसका एरिया निकालो, आप इसे ट्राइंगल मानो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया वेक्टर क्या बनेगा, हाफ इंटू आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और लेना आपने क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये कैसे है, ये क्या बात बनी, डेल्टा आर क्रॉस आर क्यों नहीं किया, आर क्रॉस डेल्टा आर, ये क्या चक्कर है, ये चक्कर ऐसा है। इमेजिन करो ये सेम फिगर है, इस फिगर के अंदर ये आपका आर वेक्टर है, ये पेन आपका आर वेक्टर है, ये आपका पेन डेल्टा आर वेक्टर है, देख रहे हो, आर वेक्टर है, डेल्टा आर वेक्टर है। मैंने क्या किया, ये आर वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर, मैंने क्या किया, आर क्रॉस डेल्टा आर, राइट हैंड, आर क्रॉस डेल्टा आर। थंब कहां पर है, ऊपर। अच्छी बात है ना, एरिया वेक्टर भी कहां आना चाहिए था, ऊपर। तो तभी आएगा जब आर क्रॉस क्या करोगे, डेल्टा आर, तो एरिया वेक्टर का आएगा इसके परपेंडिकुलर, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये फायदा है कि एरिया वेक्टर इन दोनों के क्या होगा, 90 डिग्री पे आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का तो रूल है ये, ठीक है। यहां तक तो एरिया वेक्टर निकाल दिया, क्रॉस नहीं छोड़ना, क्रॉस साथ लगेगा क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट चल रहा है इसमें, और वेक्टर प्रोडक्ट भी कौन सा है, क्रॉस है। हमने क्या निकालना है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गई, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी में डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। अब एक काम करो, इसको मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एम से एम कैंसिल, तो मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, तो एम इंटू वी क्या होता है, पी वेक्टर, और आर क्रॉस पी क्या होता है, एल वेक्टर। जेई मेंस ने तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, डीए बाई डी का फॉर्मूला मार्क करो, एल वेक्टर बाय 2m फॉर्मूला है ये, यही फॉर्मूला पूछ रखा है उन्होंने, लेकिन इतना आसानी से नहीं पूछा कि केपलर का सेकेंड लॉ का फॉर्मूला करेक्ट मार्क करो, वो कुछ और ही कहानी डाल गया, इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया उसने। इमेजिन करो एक अर्थ है, प्लैनेट है, सन के आसपास घूम रही है, उसने पता नहीं डीए वेक्टर, डीए एरिया कवर किया था, इतने टाइम में किया, फिर वो पोजीशन चेंज कर गई, एंड रिजल्ट उसका यही है। वो पूछा एरियल वेलोसिटी क्या है, ये रही L/2m, देख लेना, मिल जाएगा आपको रास्ते में जब P/Q करोगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला L/2m। अब किसी भी प्लैनेट का 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है यहां तक। और केपलर का तीसरा एक और जबरदस्त लॉ था, थर्ड लॉ, मैं कह रहा हूं कमाल ही कर दी ये, तो अगर आज के टाइम में होता ना, बस आधे लोग तो मार्स मूर्स में ना बैठे होते कहीं, जैसा चला हुआ था ये ठीक है। ये लो, उस जमाने में इतना काम कर गया तो आज तो कुछ ना कुछ कर ही लेता। देखो, तो इसमें अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सन के आसपास। वो कहता था कि अगर अर्थ एक चक्कर काटती है इन टाइम कैपिटल टी, जैसे 65 डेज, और अर्थ का रेडियस हर बार सन से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब एवरेज रेडियस में, एवरेज रेडियस मान लो आर है, तो केपलर का थर्ड लॉ कहता था कि टी का स्क्वायर, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, वो उसके एवरेज रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये उसने बताया। और लेकिन इसका जो प्रूफ है ये हम किस चैप्टर में करेंगे, ग्रेविटेशन। तो ये उस कैटेगरी का टॉपिक है, ये रोटेशनल में नहीं आएगा। मैंने इसलिए बताया कि अच्छा नहीं लगता, केपलर के 2 लॉ तो अब आ गए, तुम कहोगे अगले महीने फिर केपलर आ गया, तो मैं बता दूं कि 3 है, 2 तो रोटेशनल में और 1 ग्रेविटेशन में इसका प्रूफ है। तो प्रूफ और न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन में इसके, और यहाँ पे सिर्फ सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड लॉ यूज कर रहा है एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, जो रोटेशनल कॉन्सेप्ट है।